चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में 10 से 14 सितंबर 2023 से संबंधित बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे, सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक देखेंगे। पिछले 3-4 दिनों से क्लासेस अब्सेंट थी, उसकी भरपाई हम अवश्य कर देंगे। कुछ वजह थी जिस वजह से चैनल पर क्लासेस नहीं आ रही थी। अच्छा, आज के इस सेशन की हम शुरुआत करें उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसको यहाँ पर देख लेते हैं। ये प्रश्न था कि किस शहर में हाल ही में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये आसियान शिखर सम्मेलन का 43वां संस्करण था, जो अभी हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुआ। तो कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। अच्छा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बाली, विकल्प नंबर ए में जो लिखा गया बाली, ये इंडोनेशिया में ही एक शहर है बाली, जहां पर अभी हाल ही में 17वां शिखर सम्मेलन G20 का दिसंबर 2022 में आयोजित हुआ था। लेकिन अभी हाल ही में इसका 18वां संस्करण G20 का 18वां संस्करण भारत की मेजबानी में या फिर भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित किया गया 18वां संस्करण। इसकी जानकारी हम ऑलरेडी आपको विस्तार पूर्वक दे चुके हैं और यहाँ पर भी कुछ चीजें हैं, वो भी हम देखेंगे आज के इस सेशन में। अच्छा, इस सेशन की बात करें, इस सीरीज की बात करें, ये आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। चाहे आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जहां पे खास करके करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं, तो इस सीरीज को आप रेगुलर यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। नो डाउट यहाँ से आपकी जो तैयारी है वो काफी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, जनवरी से अगस्त तक का एक पीडीएफ करंट अफेयर्स का अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। आप इस पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। यही वो पीडीएफ है। हालांकि जो भी छात्र करंट अफेयर्स या फिर बीपीएससी वाले कोर्स में एप्लीकेशन पर बीपीएससी मेकर ऐप पर अगर मेंबरशिप लिए हुए हैं, तो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है आपके कोर्स में, वहां पर देखिएगा एक सेक्शन होगा मंथली करंट अफेयर्स का, उसमें ये पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इस पीडीएफ में एक सेक्शन ये भी है कि इसमें 225 बिहार सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को भी डाले गए हैं। इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे एक अलग खंड में। चलिए, अच्छा, इसके अतिरिक्त बीपीएससी मेंस को लेकर एप्लीकेशन पर एक कोर्स लॉन्च हुई है। बीपीएससी मेंस करंट अफेयर्स को लेकर के इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कराया जाएगा। अभी एडमिशन ऑन गोइंग है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आज की क्लासेस की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस एकमात्र भारतीय व्यक्ति का नाम सितंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने विश्व के टॉप 100 शख्सियत यानी कि पर्सनालिटीज में शामिल किया है। बिहार के रहने वाले हैं और ये पूरे भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनका चयन अभी हाल ही में जो टाइम मैगजीन का विश्व के टॉप 100 पर्सनालिटीज की सूची मतलब जारी की जाती है टाइम मैगजीन की तरफ से, उसमें इन्हें शामिल किया गया है। तो इनका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी कि सयश कपूर। अच्छा, इसके बारे में संबंधित सारी जानकारी जो जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे उसका जिक्र यहाँ पर हमने कर दिया है। तो हाल ही में बिहार के 2 बेटों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम रोशन किया है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक जानकारी, एक तो हो गई यहाँ पर सयश कुमार के बारे में, लेकिन इसके अतिरिक्त सबसे पहले हम सयश कुमार के बारे में ही देख लेते हैं, क्यों इन्होंने, किस प्रकार इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया। दरअसल सयश कपूर, एक्चुअली में सयश कपूर जो कि पटना के रहने वाले हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई में बेहतर काम करने के लिए टाइम मैगजीन ने विश्व के टॉप 100 शख्सियतों यानी कि पर्सनैलिटीज में शामिल किया है। तो ये तो रही बिहार के लिए एक गर्व की बात। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बिहार के 2 बेटों का जिक्र किया है, तो इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना, ये विनीत कुमार से संबंधित है, जो कि बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि विनीत कुमार जो कि औरंगाबाद के हैं, तो विनीत कुमार को स्टार्टअप इंडिया, साथ साथ तेलंगाना सरकार और नॉर्दर्न विश्वविद्यालय बोस्टन की ओर से आयोजित स्मार्ट आइडियाथॉन 2023 से कार्यक्रम में स्टार्टअप और आविष्कार के लिए पूरे भारत में द्वितीय स्थान अर्थात दूसरा स्थान मिला है, जिसके बाद इन्हें अमेरिका के नॉर्दर्न विश्वविद्यालय में 15 दिनों के लिए रिसर्च करने का ऑफर भी मिला है। और एक जानकारी यहाँ पर यह भी है कि विनीत के अलावा देश के 6 राज्यों से एक एक छात्र इसमें शामिल है। तो विनीत को जो स्थान मिला, इसमें द्वितीय स्थान मिला, यानी कि द्वितीय स्थान के रूप में इनका चयन हुआ।
तो फिलहाल ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जो जगह का नाम आया है औरंगाबाद, इसको लेकर हमने आपको जानकारी दिया था कि भारत में औरंगाबाद नाम का 2 जगह है। एक तो बिहार में जिला है, एक महाराष्ट्र में भी है। हालांकि महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद है उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है संभाजीनगर, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो हमने टाइम मैगजीन की चर्चा किया, इसको लेकर एक जानकारी हमने दिया था, आपको याद होगा, उसका जिक्र यहाँ पर हमने आगे किया है, आप देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर हमने टाइटल दिया कि भारतीय शख्स जिन्हें टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अब तक फीचर किया गया है, वो संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई है। सबसे पहले शख्स थे महात्मा गांधी, 1931 में इन्हें फीचर किया गया था, आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। फिर 1947 और फिर उसके बाद 1997 में, ये तीनों तस्वीर को यहाँ पर क्रमशः इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दूसरे शख्स थे सुभाष चंद्र बोस, जो कि आपको ध्यान रखना 1938 में इन्हें कवर किया गया था। तो इसी प्रकार से कुल मिला के है, और पिछली बार नरेंद्र मोदी को 2019 में। तो 2019 के बाद किसी भी शख्स को इसमें शामिल नहीं किया गया। अगर वहीं पर एक प्रश्न आपसे ये पूछे, वैसे वे शख्स कौन है जिन्हें सर्वाधिक बार टाइम मैगजीन के कवर पेज पे फीचर किया गया, तो वे शख्स हैं भारत की प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1942, 49, 51, 56, 59 और 62, तो आप काउंट कर सकते हैं कुल मिला के 6 बार इन्हें कवर किया गया था, फीचर किया गया था इस कवर पेज पर। तो ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त क्रमशः लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ऐश्वर्या राय बच्चन, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि, इन सभी को टाइम मैगजीन के कवर पेज पे फीचर किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं आगे। हमारा अगला दूसरा प्रश्न है कि सितंबर 2023 में बिहार कैबिनेट ने किस जिले में अवस्थित पुनौरा धाम के विकास के लिए 72 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस तरह के प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पुनौरा धाम की बात करें तो ये धाम कहां पर है, राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि सीतामढ़ी। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सितंबर 2023 में बिहार कैबिनेट ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां सीता के जन्म स्थान के विकास के लिए जो मंदिर है यहाँ पर, तो इसके लिए 72 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। ये जो आंकड़े हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दरअसल यहाँ पर पुनौरा धाम में जो विकास कार्य किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है पुनौरा धाम में सुविधाओं की विकास एवं सौंदर्यीकरण से यह क्षेत्र धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। साथ ही साथ इस क्षेत्र में रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे, जिसको लेकर अभी हाल ही में बिहार सरकार ने कुल 75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक और मंजूरी दिया गया है, इसके अतिरिक्त गया जिले में अवस्थित गया जी धाम में 120 करोड़ रुपए की लागत से 4 मंजिला धर्मशाला के निर्माण की मंजूरी दी गई है। तो ये दोनों बातों को ध्यान रखना, अभी हाल ही में इसको लेकर जो राशि है या फिर जो इसको प्रस्ताव है, इसको मंजूरी दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो पुनौरा धाम की चर्चा हुई, इसी प्रकार का हमने एक जानकारी और भी आपको दिया था, वो भी हम देखेंगे। लेकिन तस्वीर के माध्यम से सबसे पहले देख लेते हैं पुनौरा धाम कि बिहार के सीतामढ़ी जिले में अवस्थित पुनौरा धाम है, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। लेकिन इसी प्रकार से हमने एक जानकारी आपको दिया था सिमरिया धाम के बारे में। इंटरनेट पर यह तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। सिमरिया धाम जो कि बेगूसराय बिहार में है, इसका सौंदर्यीकरण करने के लिए भी बिहार सरकार ने राशि का आवंटन किया था। ये सारी बातें हमने आपको बताया है। अच्छा, यहाँ पर जो आप ये पुल देख रहे हैं, इस पुल का नाम क्या है? यह है राजेंद्र पुल। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पुल, राजेंद्र पुल के पूर्व में ये सिमरिया धाम है, या फिर बनेगा यहीं पर। इस तरह से सौंदर्यीकरण किया जाएगा बिहार के बेगूसराय में, ये ध्यान रखिए। अच्छा, बेगूसराय की बात यहाँ पर आई है, तो बेगूसराय के बारे में आपको जानकारी दे दूं। कुछ समय पहले एक जो कह सकते हैं एक रिपोर्ट आई थी, एक्सपोर्ट इंडेक्स, तो इसके तहत बिहार को जो पूरे भारत में स्थान मिला था वो 22वां स्थान मिला था। ये यहाँ से ध्यान रखिए। लेकिन अगर बिहार में अगर हम बात करें किसी जिले की, जो सबसे अव्वल रहा वो था बेगूसराय, ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा, बेगूसराय के बारे में कुछ जानकारी और भी थी जो हमने समय समय पर आपको दिया। चलते हैं अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे। तो अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में लगातार दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि स्विट्जरलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लगातार ये दूसरी बार है, लेकिन ओवरऑल ये छठी बार है जब स्विट्जरलैंड जो कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में चुना गया।
संबंधित तथ्यों में यहाँ पर हम देख लेते हैं, कुछ जानकारी है कि हाल ही में अमेरिका द्वारा वर्ल्ड रिपोर्ट नामक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों की एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के आधार पर स्विट्जरलैंड की बात करें तो पिछले साल की तरह इस साल भी 2023 में पहला स्थान स्विट्जरलैंड ने ही प्राप्त किया है। हालांकि अन्य शीर्ष देशों की बात करें, यानी कि जो स्विट्जरलैंड के बाद क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान की बात करें तो इसमें दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे पर स्वीडन, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया और पांचवें पर अमेरिका रहा। अब तक इस रैंकिंग में छठी बार ऐसा हुआ है जब स्विट्जरलैंड दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बना है। ये जानकारी अभी हमने आपको दिया कि हालांकि ये लगातार दूसरी बार स्विट्जरलैंड सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में उभरा है, लेकिन ओवरऑल ये छठी बार है। अच्छा, यहाँ पर भारत के संदर्भ में चीजों को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, एक्चुअली में यहाँ पर जो स्वीडन लिखा गया है ये यहाँ पर भी आ चुका है। अच्छा, ये यहाँ पर स्वीडन नहीं होगा, ठीक है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इस विश्व रिपोर्ट में 87 देशों को शामिल किया गया था और जिसमें भारत को 30वें स्थान पर रखा गया। 2023 में जो रिपोर्ट आई है भारत को इसमें 30वें स्थान पर रखा गया। हालांकि पिछले साल 2022 में भारत 31वें स्थान पर था। इस सूची में अंतिम देशों की बात करें जो सबसे नीचे रहा उसमें अल्जीरिया, उज्बेकिस्तान, म्यांमार, बेलारूस आदि ये सभी क्रमशः अंतिम स्थान पर थे। भारत का स्थान था 30वां, पिछले बार था 31वां। इतना सारा चीज यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर स्विट्जरलैंड की बात हुई तो स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ जानकारी है। दरअसल जिनेवा स्विट्जरलैंड, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है, यहाँ पर स्थित अंतरराष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय से संबंधित हमने देखा है कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं, तो वो सूची को यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। जैसे कि विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। ये चारों संगठन का जो मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुई G20 सम्मेलन में किसे संगठन के 21वें सदस्य के रूप में मान्यता दी गई। काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। दरअसल यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा अफ्रीकी यूनियन। अच्छा, यहाँ पर देखिए इसके अतिरिक्त इंडोनेशिया, ब्राजील, साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन जो लिखा गया है ये पहले से ही G20 के सदस्य हैं। हालांकि हाल ही में 21वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ अफ्रीकी यूनियन। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर है कि हाल ही में 9 और 10 दिसंबर, सॉरी दिसंबर नहीं सितंबर, तो 9 और 10 सितंबर 2023 को भारत की अध्यक्षता में 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। कौन सा शिखर सम्मेलन, कौन सा संस्करण, तो 18वां। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में ये आयोजित हुआ था। हालांकि 17वां जो आयोजित हुआ था ये इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित हुआ था। यहाँ पर हमने आपको जानकारी दिया था कुछ में पहले कि इंडोनेशिया के बाली शहर में 17वां G20 सम्मेलन आयोजित हुआ था, लेकिन 18वां अभी हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित हुआ। तो इस सम्मेलन में पहले दिन यानी कि 9 सितंबर को G20 समूह में 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को नए अर्थात 21वें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। ठीक है, तो भारत के अनुरोध पर यह शामिल हुआ। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा 55 सदस्यों वाला ये अफ्रीकी संघ अब इसका 21वां सदस्य है, अर्थात अब इसे G20 नहीं बल्कि G21 कहा जाएगा, यानी कि अफ्रीकी यूनियन इसमें नए सदस्य के तौर पर शामिल हुआ है। अब यहाँ पे देखिए अब तक की बात करें, मतलब अफ्रीकी यूनियन के इसमें शामिल होने से पहले या फिर इसके शामिल होने के बाद अगर हम देखें कि इसमें कौन कौन से मतलब क्षेत्र शामिल है, तो G20 संगठन में 19 देश, साथ साथ यूरोपीय यूनियन और अभी हाल ही में अफ्रीकी यूनियन इसका सदस्य बना है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना 19 देश इसमें शामिल है, पर 2 यूनियन के अंतर्गत भी बहुत सारे देश होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर इसके अतिरिक्त हम चर्चा करें तो इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को 2024 में होने वाले G20 सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी। जो G20 का 19वां शिखर सम्मेलन होगा वो ब्राजील की अध्यक्षता में होगा और इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को इसका कर सकते हैं अध्यक्षता सौंपा है। अच्छा, भारत को जो G20 की कमान मिली थी वो इंडोनेशिया से प्राप्त हुई थी। इंडोनेशिया के बाली में जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिनका नाम जोको विडोडो है, इन्होंने G20 की कमान भारत को सौंपी थी अगले 1 वर्ष में।
और भारत के पास जो G20 की कमान है ये नवंबर 2022 तक, दिसंबर 2022 में ये सौंपी गई थी। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर हम G20 की यहाँ पर चर्चा कर ही लिए हैं तो कुछ जानकारी और भी है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये G20 के बारे में जो डेकोरेशन हुआ है नई दिल्ली में, जो अभी हाल ही में सम्मेलन आयोजित हुआ, उसी की तस्वीर को आप देख सकते हैं। यही है भारत मंडपम प्रगति मैदान में, जहां पर ये 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक नटराज की प्रतिमा लगाई गई है। इसको लेकर विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था कि पूरी दुनिया में ये नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा है। अच्छा, यहाँ पर भारत के G20 की अध्यक्षता के तहत बिहार के संदर्भ में कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। बिहार में जो श्रम 20 या फिर लेबर 20 या फिर L20 जो बैठक आयोजित हुई, आपको ध्यान रखना ये आयोजित हुई 22 से 23 जून 2023 को। आयोजन स्थल की बात करें तो सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन और बापू सभागार में, और आपको ध्यान रखना इसका उद्घाटन किया गया राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा, और इसका थीम था एक परिवार और एक भविष्य। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, G20 के बारे में 17वें शिखर सम्मेलन के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है कि इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी, और G20 का 17वां शिखर सम्मेलन का जो थीम था ये था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में कहां अवस्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। तो ये घोषणा हो चुकी है, और इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा जम्मू कश्मीर, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का और राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि भारत सरकार की हालिया घोषणा के अनुसार जम्मू कश्मीर में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। अच्छा, शहीद कैप्टन तुषार महाजन कौन है, तो इसके बारे में आप यहाँ ध्यान रखेंगे। दरअसल कैप्टन तुषार महाजन फरवरी 2016 में पुलवामा जिले में जो पुलवामा अटैक या फिर पुलवामा जो आतंकी हमला हुआ था, इसके बारे में जो आप लोग जानते हैं, तो जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान पर ये हमला हुआ था, और इसी में वे शहीद हो गए थे। तो अभी हाल ही में ये घोषणा हुआ कि इनके नाम पर उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जहां से मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, वो हमने आपके समक्ष यहाँ पर रखा है। अब तक जो भारत के रेलवे स्टेशन के नाम चेंज हुए हैं रिसेंटली, जो हालिया यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, उसको लेकर यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम चीजों को विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा ऊपर कट रहा है, मैं उसको थोड़ा सुधार कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं। रेलवे स्टेशन के बदले हुए नाम की जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष रखे गए हैं। जैसे कि जो राज्य, जैसे कि हम पहले राज्य में चर्चा कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया अयोध्या कैंट। मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर किया गया दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर किया गया प्रयागराज जंक्शन। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया बनारस रेलवे स्टेशन। तो ये 4 संबंधित है उत्तर प्रदेश से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसे अब नया नाम दिया गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये कुछ ऐसे बदले हुए नाम है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। कर्नाटक की बात करें तो बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलते हुए क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन किया गया। गुलबर्गा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुलबर्गी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। वहीं पर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो ओसीवारा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर राम मंदिर रेलवे स्टेशन किया गया। एलिफिस्टन रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रभा देवी रेलवे स्टेशन किया गया। इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन कर दिया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, नो डाउट यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पहले भी बने हैं और आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम जो आपको चीजें देते हैं इससे अपनी तैयारी को आप एक नई दिशा अवश्य दीजिए। अगर आपको पसंद आता है तभी आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप इसे जरूर शेयर कीजिए। चलिए, अगला छठा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया गया। देखिए, ये इसका हालांकि दूसरा चरण, 21वां संस्करण के अंतर्गत ये इसका दूसरा चरण है,
और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि भारत और फ्रांस के मध्य अभी हाल ही में ये आयोजित हुआ है। यहाँ से कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसका जिक्र यहाँ पर हमने कर दिया है। तो सितंबर 2023 में भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण अरब सागर में अभी हाल ही में आयोजित हुआ। ये द्विपक्षीय अभ्यास का नाम है वरुण, जो कि अभी हाल ही में इसका 21वां संस्करण का दूसरा चरण आयोजित हुआ है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि वरुण 2023 का पहला चरण 16 से 20 जनवरी 2023 तक भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर आयोजित किया गया था। तो ये भी नोट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें इस अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत और फ्रांस की नौसेनाओं का द्विपक्षीय अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था और इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया था। ये सारी चीजें यहाँ से पूछे जाने योग्य है, पूछे जा सकते हैं। 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी, वर्ष 2001 में इसे नया नाम दिया गया वरुण। अच्छा, वरुण अभ्यास तो हो गया कि भारत और फ्रांस के बीच ये आयोजित होती है, लेकिन भारत और कई अन्य देश हैं जो द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित होते हैं, वो कंप्लीट सूची यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है, जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो वरुण के अतिरिक्त संप्रीति, मित्र शक्ति, मैत्री व्यायाम, वज्र प्रहार, युद्धाभ्यास, नोमैडिक एलिफेंट, गरुड़ शक्ति, शक्ति अभ्यास, थर्म गार्जियन, सूर्य किरण, हैंड इन हैंड और सिम्बैक्स, ये सभी यहाँ पर आपके समक्ष है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, नो डाउट यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच, और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड के बीच, इस तरह से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि हाल ही में 9 सितंबर 2023 को इटली में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी, यानी कि 17वां शिखर सम्मेलन या फिर 17वां संस्करण इसका आयोजित किया गया है। बी नंबर यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, ये इटली में कहाँ आयोजित हुआ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, वो तमाम जानकारी यहाँ पर है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का 17वां संस्करण का आयोजन हाल ही में 9 सितंबर 2023 को इटली के मिलान शहर में आयोजित किया गया। इटली में एक स्थान है मिलान, तो यहीं पर अभी हाल ही में ये आयोजित हुआ है। यह फेस्टिवल दुनिया की फैशन कैपिटल इटली के मिलान शहर में भारतीय दूतावास के साथ सहयोग से ऐतिहासिक म्यूजियम विला नेकी कैंपी गिलियो में आयोजित किया गया। ये यहाँ से आप ध्यान रखें, एग्जैक्ट वो प्लेस कौन सा है जहां पर ये आयोजित हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम बात करें जिसमें मिजोरम के, भारत के दृष्टिकोण से हम बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के सेनहरी लोक एवं सांस्कृतिक दल ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया है इस, कह सकते हैं, सम्मेलन में। और इस महोत्सव में भाग लेने वाला मिजोरम मंडली उत्तर पूर्व का एकमात्र सांस्कृतिक मंडली है। यह भी नोट कर लेंगे। हालांकि जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे एग्जैक्ट वो प्लेस कौन सा है और इसका कौन सा संस्करण है, वो शहर कौन सा है जहां पर यह आयोजित हुआ, और भारत की तरफ से मतलब कौन सा राज्य का जो सांस्कृतिक दल है उसने भाग लिया। तो यह प्रश्न है कि हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के तहत चुने गए शहरों में किस शहर ने सबसे स्वच्छ हवा के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है? देखिए, इसका जो राइट आंसर है ये है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कुछ कैटेगरी यहाँ पर है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 से, वो प्रमुख बिंदु यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। 3 कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है। प्रथम कैटेगरी है प्रथम श्रेणी, इसमें 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की बात होगी। 1 मिलियन में होता 10 लाख, यानी कि 10 लाख से अधिक जिस भी शहर की जनसंख्या है वो इस कैटेगरी में रखा गया। इस कैटेगरी की हम बात करें, इसमें प्रथम जो 3 शहर है, इसमें पहले स्थान पर इंदौर, दूसरे स्थान पर आगरा, तीसरे स्थान पर ठाणे है। और इसके अतिरिक्त अंतिम 3 शहर की बात करें तो 46वें स्थान पर मदुरै, जो कि सबसे अंतिम स्थान पर, उसके बाद 45वां पर हावड़ा और अगला है 44वें पर जमशेदपुर। द्वितीय कैटेगरी की हम बात करें, वैसे कैटेगरी की द्वितीय श्रेणी में वैसे शहरों को रखा गया जिसकी जनसंख्या 3 से 10 लाख है। ऐसे शहरों में जो शीर्ष 3 शहर रहा, प्रथम स्थान पर अमरावती, द्वितीय स्थान पर मुरादाबाद, तीसरे स्थान पर गुंटूर, और अंतिम 3 शहर की बात करें तो 38वें स्थान पर जम्मू, 37वें स्थान पर गुवाहाटी, 36वें स्थान पर जालंधर। अगला हमारा तृतीय कैटेगरी, तृतीय श्रेणी है वैसे शहरों की जहां की जनसंख्या 3 लाख से कम है। तो ऐसे शहरों में शीर्ष 3 शहर परवाणु, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक शहर है, काला अम्ब, उसके बाद अंगुल,
अंतिम 3 शहर की बात करें इस कैटेगरी में, अंतिम जो शहर है वो है कोहिमा, जो कि 39वें स्थान पर रहा। हालाँकि यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको ये भी देने वाला हूँ, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के बारे में। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की बात करें तो इसको आपको ध्यान रखना है, 9वें स्थान पर रखा गया। अच्छा, दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली ऑब्वियसली बात है कि 1 मिलियन से अधिक ही दिल्ली की जनसंख्या है। तो इसी कैटेगरी में जो प्रथम श्रेणी है यहाँ पर 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर की, तो इस कैटेगरी में क्रमशः इंदौर, आगरा, थाने जो तृतीय स्थान 1, 2, 3 स्थान पर है, तो इसी में 9वें स्थान पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं, हालांकि वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बतलाना था, लेकिन यहाँ पर लेट हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, आगामी जो आपका 69 बीपीएससी प्रीलिम्स आयोजित होना है, तो इस एग्जाम के लिए हमने जो प्लान किया है, करंट अफेयर्स के 800 प्रश्नों का हम आपको एक प्रकार से बेस्ट रिवीजन देने वाले हैं। वीडियो फॉर्मेट में होगा, ये लाइव मोड में होगा, यूट्यूब पर ही होगा और ये 8 पार्ट में डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो ये 8 पार्ट में जो डिवाइडेड होगा, ये प्रत्येक पार्ट में प्रश्नों की संख्या होगी 100, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होने वाला है। बेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये कब से शुरू होगा इसकी जानकारी हम आपको जल्द ही दे देंगे। चलिए, अब यहाँ पे हमारा अगला नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस लॉन्च किया गया। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा भी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया। अच्छा, इसके बारे में चीजों को देख लेते हैं कि भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारत मंडपम में 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 9 और 10 सितंबर को ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ पर? तो दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में। तो यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्लीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना है, जिस उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की। अब यहाँ पर हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, क्लीन एनर्जी, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा। ये होता क्या है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। क्लीन एनर्जी या फिर स्वच्छ ऊर्जा की अगर हम बात करें तो वह ऊर्जा का स्रोत है जिसमें कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर इसको आसान भाषा में इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा का तात्पर्य ऐसी ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया से है जिसमें जलवायु पर कोई भी नकारात्मक यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट यानी कि नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे ऊर्जा को कहा जाता है क्लीन एनर्जी या फिर स्वच्छ ऊर्जा। आई होप कि आप यहाँ पर इसे ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जब आप विकल्पों पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है जोको विडोडो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। इन्होंने भारत को G20 की कमान सौंपी थी और फिर भारत यानी कि नरेंद्र मोदी ने G20 की कमान ब्राजील को सौंपी है। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, इन्हें ये कमान सौंपी है। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना। और ऋषि सुनक जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की। इसी प्रकार की एक जानकारी हमने आपको दिया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। ये जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया गया है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। दरअसल प्रोजेक्ट टाइगर का जो 50 वर्ष पूरा हुआ था, इसी अवसर पर कर्नाटक के मैसूर में 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना का मूल उद्देश्य की बात करें तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा सहित 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना है, जिसलिए अभी हाल ही में ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर एक जानकारी हमने एक्स्ट्रा आपके समक्ष रखा है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात हुई तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी वर्ष 1973 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। लेकिन इसी प्रकार की एक जानकारी हमने आपको ये भी दिया था 2022 में प्रोजेक्ट चीता के बारे में। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी, इन्होंने ही इसे लॉन्च किया था प्रोजेक्ट चीता को। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए किस प्रकार से खौफनाक अंदाज में देख रहा है, ये मेरी ही तरफ देख रहा है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, अभी हाल ही में ये मंजूरी दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। पड़ोसी राज्य झारखंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए हाल ही में
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। अच्छा, इस योजना के तहत जो लाभार्थी होंगे, जिनका चयन होगा, उन्हें वित्त सहायता के रूप में प्रति महीने 1000 रुपये मिलेंगे। और साथ-साथ यहाँ पर प्रश्न में हमने ये भी इंडिकेट कर दिया है कि ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है। तो ये भी चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और साथ ही साथ समाज की जो मुख्य धारा है, उसमें लाने का एक प्रयास करना है, उसमें जोड़ने का एक प्रयास करना है, इसका एक मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने इस तरह का पहल किया है। अच्छा, कुछ जानकारी और भी है, जो नवीनतम डेटा है झारखंड सरकार का, तो आपको ध्यान रखना कि इस समय 2023 में झारखंड में ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नरों की जो संख्या है, वो 14,000 से अधिक है। नवीनतम डेटा है राज्य सरकार की, यानी कि झारखंड सरकार की। अच्छा, यहाँ पर ट्रांसजेंडर या फिर किन्नर की बात हुई, 2-3 पॉइंट मैं आपको बतला देता हूँ। 14 जुलाई 2023 को जिस दिन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी, कब हुई थी? 14 जुलाई 2023 को। तो आपको ध्यान रखना, यही वो तिथि है जब बिहार के पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन हुआ था। एक जानकारी यहाँ पर यह भी आपके लिए है कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई। चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह पर कब सॉफ्ट लैंडिंग किया? तो 23 अगस्त 2023 को। ये भी आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। अच्छा, किन्नर की बात हुई तो एक जानकारी हमने आपको राजस्थान से संबंधित दिया था कि राजस्थान में पहली बार किसी किन्नर के नाम पर बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया। उनका नाम है नूर शेखावत। ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा, ये किया जाएगा गाजियाबाद में। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर किया जाएगा। और इसका आयोजन तिथि की बात करें तो 25 और 26 सितंबर 2023। अच्छा, इससे संबंधित कुछ बातें निकल कर सामने आएगी, तो वो हम आपको प्रश्न के रूप में अवश्य बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के केंटकी राज्य के लुइसविले शहर में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया गया है? यानी कि ये घोषणा किया गया कि प्रत्येक वर्ष 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो देखिए, ये जो शहर है या फिर जो केंटकी राज्य है, ये अमेरिका का एक राज्य है। और आपको ध्यान रखना, विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी के बारे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये लुइस विले शहर है, यहीं पर कह सकते हैं ये घोषणा हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखिए, विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी आपको ये दे दूं, जो जनवरी से अगस्त तक का ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ में लगभग 225 से अधिक हमने बिहार स्पेशल प्रश्नों का संग्रह किया है मंथली वाइज। वो आपको चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। आप लोग से जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। हालांकि इसका जो पीडीएफ है, वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आज की इस वीडियो के हम प्रश्न पे आ चुके हैं। बिहार के कितने विद्यार्थियों का चयन सकोरा विज्ञान एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत बाल वैज्ञानिक के रूप में किया गया है? इसकी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर इसको विस्तार पूर्वक अवश्य लिख लीजिए। चलिए, यहाँ पर एक जानकारी जो हमने आपको दिया था टेस्ट सीरीज के बारे में या फिर बीपीएससी कोर्स के बारे में, आप बीपीएससी कोर्स को, बीपीएससी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके घर बैठे अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। यही वो कोर्स है जहां पर आपको तमाम चीजें मिलती है। और इसके अतिरिक्त एक जानकारी हमने आपको बीपीएससी मेंस एग्जाम के रिगार्डिंग भी दिया था। तो मेंस एग्जाम को लेकर जो चीजें हमने आपको बतलाई है, आप यहाँ वो देख सकते हैं। एडमिशन इसमें ओपन है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर चीजें आपको बीपीएससी मेंस को लेकर बेहतर तरीके से मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसमें आपको ध्यान रखना, ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में चीजें यहाँ पर हम आपको रेगुलर देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।